सरकार सहित कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों, मर्यादाओं को विस्तार से उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में दुनिया में उस वक्त प्रचलित सर्वश्रेष्ठ नीतियों को जगह दी गई। इस तरह से ये दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में शामिल है। भारत का लोचदार संविधान इतनी स्वतंत्रता भी देता है कि समय के अनुकूल उसके अंदर कुछ सुधार भी किए जा सके। भारतीय संविधान और उसके निर्माताओं के प्रति आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए साल 2015 से 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। सुंदर फिल्म स्वागत हो। और अब मैं माननीय श्री सुरेश खन्ना जी को आमंत्रित करता हूं संबोधन के लिए। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, वरिष्ठ मंत्री हैं, स्वागत हो। बहुत बहुत धन्यवाद घोषक महोदय। आज के इस कार्यक्रम के शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सम्माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, मुख्य सचिव श्री मनोज सिंह जी, हमारे संसदीय सचिव श्री जेपी सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे अन्य महानुभाव, जो विशेष रूप से श्री बैजनाथ रावत जी, जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के, माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी, जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के, तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने इस नई परंपरा की शुरुआत की, हमको इस बात का कर्तव्य बोध कराने के लिए कि हमारा संविधान जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब अंगीकृत किया गया है। 26 नवंबर 1949 को इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अंगीकृत किया गया और इसी दिन के लिए हम 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, लेकिन ये 26 नवंबर हम इसी के लिए मनाते हैं कि उसी दिन इसको अंगीकृत किया गया था। बहनों और भाइयों, हमारे संविधान की विशेषताओं के संबंध में हमारे मुख्य सचिव ने कई बातों का उल्लेख किया, लेकिन विशेष रूप से जो हमारी परिस्थिति है और जिस प्रकार से संविधान निर्माता श्री अंबेडकर जी ने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में जिस बात को कोट किया था, मैं आज खास तौर से उसको कोट भी करना चाहूँगा, उसके सारांश को, कि संविधान कैसा भी हो लेकिन उनके लागू करने वालों की नीयत और मंशा पर निर्भर करता है और उनकी कार्यप्रणाली पर निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार से उसका परिणाम दे सकेंगे, किस प्रकार से दिशा दे सकेंगे। अपने अपने तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी ये सूक्ति, उनका ये भावार्थ जो भी मैंने आपके समक्ष रखा है, वो हर समय चरितार्थ होता दिखाई पड़ता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा इस बात पर फोकस किया है कि हम हर तरह से रूल ऑफ लॉ पर ही चलें और इसको सख्ती से लागू भी करें। हमारी मान्यता भी यही है, क्योंकि हम अगर कानून का शासन देंगे तभी संबंधित लोगों को उसका अधिकार भी मिलेगा और उनके अधिकारों की सुरक्षा भी हो सकेगी। हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है
और ख़ास तौर से न्यायपालिका को ये भी अधिकार दिया गया है कि हम न्यायिक समीक्षा कर सकें। संसद के द्वारा जो कानून पास हो उसकी हम न्यायिक समीक्षा कर सकें। कई बार ऐसा हुआ है, मैं भाषण को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि हमने कानून बनाया संसद ने, और न्यायिक समीक्षा में अगर कहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो रिमार्क दिया, हमने उसका समय समय के ऊपर आदर किया। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी जो भी विषय से आए हैं, उन्होंने भी इसका सम्मान किया है। संविधान में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कही गई, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको अपने संविधान संशोधनों में साबित करके दिखाया। बहुत सी बातें पिछली बार कही गई कि आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, आरक्षण के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। लोग आंख बंद करके इसको स्वीकार कर लेते हैं। मेरा आप लोगों से ये सबमिशन है, विशेष रूप से मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रकार के स्लोगन, इस प्रकार की बातें निश्चित रूप से भ्रमित करने वाली हैं। प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली अगर देखिए तो उन्होंने 1993 में यह अधिनियम बना था बैकवर्ड का, उसको केवल अधिकार ये था कि बैकवर्ड जातियों को उसमें शामिल करें या हटाएं, केवल यही अधिकार था। लेकिन संवैधानिक दर्जा हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको संशोधित करके दिया। प्रधानमंत्री जी ने 102 जो हमारा संविधान संशोधन है, उसमें खास तौर से उन्होंने उसी बात का जिक्र करते हुए, और ये संवैधानिक जो दर्जा देने का प्रभाव क्या है, अर्थात उसको सिविल न्यायालय की शक्तियां दी, ताकि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस की ग्रीवांसेस हैं, जिनकी कंप्लेंट्स हैं, उनको सिविल न्यायालय की तरफ सुनकर उसका निस्तारण किया जा सके। साथ ही साथ जहां तक SC ST की बात है, हर 10 साल के बाद ये आरक्षण बढ़ता हुआ आया। जनवरी 2020 तक इस आरक्षण की सीमा थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 104वां संशोधन करके इसको भी 10 साल के लिए बढ़ाया गया। साथ ही साथ जो हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोगों को चूंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कही थी, यद्यपि संविधान में और सुप्रीम कोर्ट में इस बात की एक मान्यता थी कि हम 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन फिर भी संविधान में संशोधन करके जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए थे, उन लोगों को भी सामान्य जाति के लोगों को 10% का आरक्षण उन्होंने संविधान संशोधन करके दिया। ये 103वां संशोधन। जिन्होंने भारत के संविधान को भारत के अनुरूप बना करके दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के माध्यम से आज ही के दिन 1949 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला को पुख्ता कर दिया था। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, लेकिन आजादी के पहले 1946 में भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की मांग के अनुरूप कैबिनेट मिशन के सामने जब भारत ने अपना प्रतिवेदन रखा और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना प्रतिवेदन रखा था, तो उन्होंने अपने देश के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा गठन करने की मांग की थी। 1946 में संविधान सभा के चुनाव और संविधान सभा के गठन के बाद पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहली बैठक की अध्यक्षता श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी ने की थी, जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। और उस सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को
भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन होता है और फिर इसके बाद एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। फिर संविधान की जो 13 समितियां बनी थी, उनमें जो महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्हें संविधान के वास्तुकार के रूप में भारत का संविधान कैसे होना है, कितनी धाराएं होंगी, कितने अनुच्छेद होंगे, क्या क्या इसमें बंद और उपबंध होंगे, इन सभी बातों को समाहित करने की दिशा में जिस कमेटी को कार्य करना था, वह दायित्व दिया गया भारत माता के महान सपूत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अनेक सत्र इस दौरान संविधान सभा के हुए और भारत के संविधान के अलग अलग सत्रों के माध्यम से अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग भारत की जनता के अनुरूप न्याय, समता और बंधुता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसके लिए अनेक सत्रों के माध्यम से जो निचोड़ आया। कभी आप देखेंगे 10 वॉल्यूम में भारत के संविधान सभा में हुई विभिन्न बहसों पर कितनी सार्थक बहस है। आज भी वह हमारी विधायिका के लिए, हमारी न्यायपालिका के लिए और हमारी कार्यपालिका के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में वे डिबेट हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में भारत के संविधान सभा के माध्यम से जो डिबेट हुई है, हर संस्थान में वे डिबेट होनी चाहिए। आपको उसमें मुद्दे मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, भारत की यात्रा के बारे में एक जीवन दर्शन को जानने और सीखने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। और अंततः उसका निचोड़ जो डिबेट हुई है, वे डिबेट मूल रूप से नहीं, उसका एक निचोड़ जो लेके आना था, वह भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को दिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत की स्वाधीनता के अमृत काल में हम भारत के संविधान के अमृत महोत्सव वर्ष का शुभारंभ कर रहे हैं। और अमृत महोत्सव वर्ष भारत के संविधान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। यहां पे केवल नागरिक अधिकार की ही बात नहीं होनी है, बल्कि प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी जिनके प्रयास से, जिनके दूरदर्शिता के कारण आज हम संविधान सभा का दिवस के इस आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं, जिसे उन्होंने आज से 10 वर्ष पहले पूरे देशवासियों को कहा था, जब उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भव्य स्मारक के बनाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तब उन्होंने कहा था कि समय आ गया है जब हम भारत के संविधान दिवस को भी एक सार्वजनिक महत्व का दिवस मान करके इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करना सीखें। और फिर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवाया और नोटिफिकेशन जारी करवाने के बाद 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस का एक कार्यक्रम इस भव्यता के साथ पूरे देश के अंदर आयोजित हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद में हम लोगों ने नागरिक कर्तव्यों को लेकर के इस पे एक डिबेट भी करवाई थी। लगातार इन मुद्दों पर चर्चाएं हुई। 2019 में हम लोगों ने इस मुद्दे पर विशेष सत्र आयोजित करके इस पर एक दिन का पूरा सत्र ही नागरिक कर्तव्यों को लेकर के
उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आयोजित किया। महत्वपूर्ण यह है कि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, और कितना बड़ी बात है कि भारत के हर जाति मत मजहब के लोगों को, जो भारत का नागरिक है, उस हर वयस्क मतदाता को भारत के संविधान ने समान मताधिकार की शक्ति दी है। याद करना, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने आप को आधुनिक लोकतंत्र का जनक मानते हैं, उनके यहां जाति खेमे में बटे हुए लोग थे। वे उन्होंने अपने यहां भेदभाव किया था, उन्होंने अपने प्रत्येक नागरिक को वोटिंग का पावर नहीं दिया था। लेकिन भारत ने जब पहला आम चुनाव 1952 में होता है, तो हमारे इस महान संविधान के नाते भारत का हर वह नागरिक जो वयस्क मतदाता था, उसको मताधिकार का एक समान अधिकार प्राप्त हुआ था। ये भारत के संविधान की देन है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। याद रखना, दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के जनक कहे जाने वाले उन तमाम देशों में महिलाओं को मताधिकार की यह शक्ति भारत से बाद में प्राप्त हुई, और अब तो भारत उससे भी आगे बढ़ चुका है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके आने वाले समय में विधायिका में जाने वाला सदस्य 1/3 अब केवल पंचायती नहीं बल्कि महिला सदस्य भी संसद और विधानसभाओं में चुन करके आने वाले समय में परिसीमन के बाद जाएंगे, यह अधिकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर दिया। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को संरक्षण भी प्रदान करता है, सम्मान भी प्राप्त करता है, समानता के भाव के साथ भी जोड़ता है, और संविधान निर्माताओं की मूल भावनाओं का सम्मान करना भी सिखाता है। और इसीलिए न्याय, समता और बंधुता, इसकी मूल भाव को लेकर के अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए भारत के संविधान ने अपने इन 75 वर्षों की यात्रा को किस शानदार तरीके से किया है कि जिन लोगों ने भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था, जनता ने उनको भी सबक सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती है। आपने देखा होगा, किसी भी संविधान या किसी भी पवित्र कार्यक्रम की आत्मा, उसका उद्देश्य होता है। भारत का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन 2 शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था। और इसीलिए जो लोग देश की जनता को गुमराह करते हैं, उन लोगों को बताए जाने की आवश्यकता है कि देश के प्रति इनकी भाव क्या है। इनका चेहरा लोकतांत्रिक दिखता है, लेकिन वास्तव में लोकतांत्रिक घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।